अगला टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में हम समझेंगे। देखिए, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रोग्रामिंग का अपना एक प्रोसीजर होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम को देखते ही सीधे सीधे हम उठा के प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे टास्क के बाद में हम फाइनली कोडिंग पे आते हैं। इनफैक्ट कोडिंग तो हमारा बहुत बाद का स्टेप होता है। पहले बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी, फिर हमने और भी बहुत सारी चीजें की थी, और उसी सीक्वेंस में हमने देखा था कि हम एल्गोरिदम बनाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक हिस्सा एल्गोरिदम होता है, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन देने में कितने स्टेप्स लेने हैं और हर स्टेप में क्या करना है। इस चीज को जब हम रिटन में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो एक एल्गोरिदम कहलाता है। अब वो एल्गोरिदम जो हम पढ़ रहे हैं, जिसे लिखा हुआ है स्टेप्स के फॉर्म में, उसी एल्गोरिदम का अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, तो that diagrammatic representation is known as flowchart. A flowchart is a type of diagram that represents a workflow or process. एक ऐसा डायग्राम होता है फ्लोचार्ट जो किसी प्रोसीजर को या वर्क के फ्लो को या स्टेप्स के प्रोसीजर को जो है एक डायग्राम के रूप में दिखाता है. It can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. एक एल्गोरिदम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी के नाम से भी ये जाना जाता है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में. The flow chart shows the steps as boxes of various kinds. फ्लो चार्ट में कई तरीके के बॉक्स होते हैं, मतलब कई तरीके की शेप्स होती हैं, और उन शेप्स को एरोज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग द बॉक्सेस विद एरोज. तो एरो लाइंस की मदद से उन शेप्स को, उन बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है. दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेट्स अ सॉल्यूशन मॉडल टू अ गिवन प्रॉब्लम. अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के इस डायग्राम के रूप में जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो एक तरीके का मॉड्यूलर इंफॉर्मेशन होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स. किसी भी फील्ड में आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हम एनालिसिस करने के लिए और प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. देखिए, वैसे तो फ्लो चार्ट, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये शब्द पहले नहीं ही सुना होगा, यहाँ प्रोग्रामिंग में ही सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि शायद जिन्होंने ये फ्लो चार्ट वर्ड सुना होगा, क्योंकि एक्चुअली फ्लो चार्ट जो है वो भले ही हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में यूज होता है. किसी भी टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट बनाया जाता है. जैसे हमने आपको एल्गोरिदम की बात कही थी कि सुबह उठते ही यदि हम कुछ निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को लेने के लिए सोच विचार शुरू कर देते हैं. जैसे कि मान लीजिए, अगर इंस्टीट्यूट में आप क्लास के लिए खुद आ रहे होते, पर्सनली वर्चुअल क्लासरूम नहीं यूज हो रहा होता और आप रियल क्लासरूम में आते, तो आपके दिमाग में सुबह से ही चलना शुरू हो जाता है कि भाई अगर 8 बजे क्लास है तो इतने बजे तक उठ जाना है. इतने बजे तक उठ करके आप पिछले दिन ही सोच लेते हैं कि इतने बजे तक उठना है, अलार्म लगा लेते हैं, फिर इतने बजे तक फ्रेश होकर के रेडी हो जाना है और इतने बजे इंस्टीट्यूट पहुंच जाना है. तो दिमाग में जो ये स्टेप्स आपकी चल रही है, समझ लीजिए यदि यही चीजें आप लिख ले तो वो एल्गोरिदम बन गया, और उस लिखी हुई चीज को एक डायग्राम के थ्रू आप दिखा दें तो वो फ्लो चार्ट बन गया. तो वो कोई प्रोग्राम नहीं था कि आपको एक सॉल्व करने के लिए दे दिया कि आपको उसकी कोडिंग करनी थी, लेकिन एक सिंपल सी आपने एक प्रॉब्लम को एनालाइज किया या आपने एक प्रोसीजर को एनालाइज किया और एनालिसिस करके आपने उस चीज को एक एल्गो के फॉर्म में या फिर उसी के बेसिस पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी दिखा दिया. तो इस तरीके की रियल लाइफ में बहुत सारे जो प्रोफाइल्स होते हैं, बहुत सारा जो वर्क स्टाइल होता है, उसमें फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ती है. इनफैक्ट खास तौर से हम लोग जब बात करते हैं सेल्स की या मार्केटिंग की, तो वहां पर तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. या किसी भी जब हम ऐसे प्रोफाइल में होते हैं जहां पर हमें एनालिसिस करना है, तो वहां पर इन चीजों की जरूरत, माने फ्लो चार्ट्स की जरूरत हमेशा हमको पड़ती है. फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिंपल प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स, जैसे कि अभी बताया गया. लाइक अदर टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, दे हेल्प visualize what is going on and thereby help understand the process and perhaps also find less obvious features within the process like flaws and bottlenecks. माने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम बात अपने लैंग्वेज की कर रहे हैं तो यहाँ हम प्रॉब्लम को प्रोग्राम ही बोलेंगे, कि किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, देखिए जब आप कोडिंग भी करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि आपकी कोडिंग में कम से कम एरर्स हो, फ्लॉज, कमियां, गलतियां कम से कम हो, और वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड हो कि वो एक बार में देख करके ही समझ में आ जाए.
तो इसी तरीके से हम जब फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं तो ये भी किसी प्रोसेस को समझ के एक इस तरह से रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करते हैं कि उसमें कोई कमी ना रहे और उसको देखने के बाद इजीली सारी प्रोसेसेस समझ में आ सके, सारा प्रोसीजर समझ में आ सके। वैसे तो फ्लो चार्ट्स कई तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, ईच टाइप हैज इट्स ओन सेट ऑफ बॉक्सेस एंड नोटेशन, जिसमें कि हर कैटेगरी के जो फ्लो चार्ट होते हैं उसमें अपनी शेप्स का एक कलेक्शन होता है। माने कई तरीके के हैं फ्लो चार्ट, तो एक टाइप के फ्लो चार्ट में अपना कलेक्शन होगा, उसके डिफरेंट शेप्स होंगी, दूसरी कैटेगरी में अपना कलेक्शन होगा और उसकी अपनी शेप्स होंगी। लेकिन यहाँ अगर हम सिलेबस को कंसिडर करें तो इतना सब पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम सिंपल फ्लो चार्ट्स की बात करेंगे। The two most common type of boxes in a flow chart are, वैसे तो फ्लो चार्ट में बहुत सारी शेप्स होती हैं, लेकिन दो शेप्स ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है, जिसमें से पहली शेप कौन सी है? पहली शेप है प्रोसेसिंग स्टेप, जिसको कि हम एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक शेप होती है इसमें रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इसमें, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेप के लिए एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो माने ये एक ऐसा बॉक्स होता है रेक्टेंगल वाला बॉक्स, जिसमें हम अपना प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी, यानी मेन हम एक्टिविटी क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। बहुत सिंपल से टर्म्स में बोले तो ये हमारा वो स्टेप होता है, वो शेप होती है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक लिख रहे होते हैं। तो आपको जब भी लॉजिक लिखना है अपने प्रोग्राम में, तो इस प्रोसीजर के स्टेप के लिए आप रेक्टेंगुलर बॉक्स या एक्टिविटी बॉक्स आप बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है एक डायमंड की शेप होती है, डायमंड जैसी शेप होती है, जिसको कि हम तब यूज करते हैं जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। माने जब भी हमें कंडीशन या कंडीशंस यूज करनी है तो हम हमेशा डायमंड शेप का एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए लॉजिक तो प्रोग्राम में एक ही होता है। जैसे अगर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपका मेन जो प्रोसेस होगा वो एक ही होगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कोई और काम करना है, जैसे नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो उसका अपना एक डिफरेंट ही लॉजिक होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी भी फ्लो चार्ट में प्रोसेस स्टेप यानी एक्टिविटी बॉक्स, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, वो यूजुअली एक ही होता है, एक से ज्यादा रेयरली होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं, ये जरूरत पे डिपेंड करता है या हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्टिविटी बॉक्स एक ही होगा। अब डिसीजन बॉक्स की अगर हम बात करें तो कंडीशंस जैसे बहुत सारी होती हैं, तो मल्टीपल डायमंड बॉक्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल डायमंड शेप्स हो सकती हैं, और डायमंड शेप्स के भी दो एंड होते हैं। मतलब हर डायमंड शेप से दो एंड बनते हैं, एक एंड बनता है ट्रू और एक बनता है फॉल्स का। यूजुअली क्या होता है, एक डायमंड से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक ट्रू के लिए निकलती है और एक निकलती है फॉल्स के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस के केस में आपके डायमंड बॉक्स की मल्टीपल ब्रांचिंग भी हो सकती है। माने अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि डायमंड की सिंगल ब्रांचिंग होती है या मल्टी ब्रांचिंग, तो मल्टी ब्रांचिंग हो सकती है। ये वैसे तो निर्भर करता है कि कितनी कंडीशन है। तो अगर ये पूछा जाए कि वन कंडीशन डायमंड की कितनी ब्रांच होंगी, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप सिंगल ब्रांच ही यूज कर रहे हैं और ट्रू और फॉल्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या एक डायमंड की मल्टी ब्रांचिंग हो सकती है, तो यस बिल्कुल हो सकती है, सिंगल ब्रांच भी हो सकती है और मल्टी भी। मल्टी तभी होगी जब कंडीशन एक से ज्यादा होगी। तो बेसिकली तो ये दो कॉमन हमारे बॉक्सेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही दो हैं, इसके अलावा भी और शेप्स हमारी होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो बेसिक सिंबल्स हैं हमारे एक फ्लो चार्ट के अंदर, वो कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे सबसे पहले आप ये एक सिंबल देख रहे हैं इस तरीके का, इस सिंबल को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? स्टार्ट के लिए और एंड के लिए। बस समझ लीजिए कि जैसे हमने आपको बताया था कि एल्गोरिदम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज स्टार्ट और बिगिन, एंड एंड्स विद द लास्ट स्टेप दैट इज एंड और स्टॉप। हमेशा याद रखिएगा, बताया भी है कि एल्गोरिदम की पहली स्टेप हमेशा स्टार्ट या बिगिन होती है और लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप या एंड होती है। इसी तरीके से फ्लो चार्ट की भी हर जो भी फ्लो चार्ट आप बनाएंगे उसमें एक स्टार्ट एंड होगा, मतलब एक स्टार्ट बॉक्स होगा और एक एंड बॉक्स होगा। तो फ्लो चार्ट की बिगनिंग दिखाने के लिए भी आपको इसी शेप को यूज करना है और एंड के लिए भी इसको ही यूज किया जाता है। ये एक ओवल शेप है दैट रिप्रेजेंट्स स्टार्ट और एंड पॉइंट। तो जैसे ही आप किसी फ्लो चार्ट को देखें, तो जो आप ऑब्वियसली ये देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगी आपका फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही लास्ट में आप जाएंगे और आपको ये दिखे, तो इसका मतलब फ्लो चार्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है। फिर यहाँ पर एरो लाइंस होती हैं। एरो लाइंस को हम फ्लो लाइंस के नाम से भी जानते हैं।
और एरो लाइन एक कनेक्टर का काम करती हैं। एरो लाइन इज अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। एक शेप को दूसरे शेप से जोड़ने के लिए एरो लाइन का यूज किया जाता है, और एक्चुअली ये फ्लो ऑफ कंट्रोल आपको दिखाती हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जब आप जाते हैं तो एरो की मदद से आपको पता चलता है कि इस स्टेप के बाद अब अगली स्टेप ये है और उसके बाद की अगली स्टेप ये है। तो ये फ्लो को कंट्रोल करती हैं, या हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती हैं हमारे प्रोग्राम को, फ्लो को, कि किस स्टेप के बाद हम कौन सी स्टेप ले रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा इसमें एक पैरेललोग्राम होता है। देखिए ये रेक्टेंगल जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम बोला जाता है। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जो रिप्रेजेंट करती है इनपुट को या आउटपुट को। यानी जब भी आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसमें जब आप इनपुट को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो एल्गोरिदम में तो आप सीधे लिख देते थे गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी या एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लेकिन फ्लो चार्ट में तो आपको डायग्राम से दिखाना है। तो जब भी आपको वैल्यू एक्सेप्ट करनी होगी तो आपको पैरेललोग्राम शेप की जरूरत पड़ेगी। इट रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट लेना है तब भी इसी बॉक्स में आप लेंगे, माने आप दिखाएंगे, और जब आपको आउटपुट प्रिंट करना है तो आउटपुट प्रिंटिंग के लिए भी आप पैरेललोग्राम का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये मेन शेप है हमारी प्रोसेस, जिसे हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस है, शेप में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। प्रोसेस शेप है जिसमें हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं, एक सिंपल रेक्टेंगल होता है। और डिसीजन, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि कंडीशन के समय पर आप डिसीजन सिंबल का यानी डायमंड सिंबल का यूज करते हैं, इसको हम डायमंड सिंबल के नाम से जानते हैं। तो ये सारे बेसिक सिंबल्स हैं हमारे जिनको कि हम यूज करते हैं। इनके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, पिल शेप या ओवल शेप जो है वो स्टार्ट या एंड दिखाता है, डायमंड एक डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, और पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहला हमारा जो ये है ओवल शेप है, इसके बारे में बात करते हैं। The terminator symbol में marks the starting और ending point of the system. It usually contains word start और end. तो जैसे ही आप फ्लो चार्ट को शुरू कर रहे होते हैं, सबसे पहले यही शेप आप बनाते हैं और इसके अंदर आप या तो लिखते हैं स्टार्ट या लिखते हैं बिगिन। और जब फ्लो चार्ट पूरा खत्म कर रहे होते हैं, लास्ट स्टेप होती है, उसके बाद में भी आप इसी टर्मिनेटर को लगाएंगे और इसके अंदर आप स्टॉप या एंड लिखेंगे। यदि शुरुआत में स्टार्ट लिखा है तो कोशिश कीजिए लास्ट में स्टॉप लिखें, अगर शुरुआत में बिगिन लिखा है तो लास्ट में आप एंड लिखें। तो इस शेप का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये हमारी प्रोसेस सिंबल है। बॉक्स कैन रिप्रेजेंट सिंगल स्टेप, जैसे ऐड 2 कप्स ऑफ फ्लावर, है ना, मतलब मेन लॉजिक मेक ब्रेड विद इन अ लार्जर प्रोसेस। मतलब मेन लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे। अब ये नहीं कि इसके अंदर पूरा पूरा काम कर डालेंगे, जो मेन लॉजिक हमारे प्रोग्राम का होगा वो हम इसके अंदर लिख देंगे। डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिसीजंस इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डायमंड। जैसे कि इसमें आप डिसीजन लेते हैं, अब एक से ज्यादा लाइनें हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट से आ जाएंगी। जैसे यहाँ से भी लाइन निकाल दो, यहाँ से भी निकाल दो, इधर से भी आप निकाल सकते हो, और लाइन से आप बना सकते हो। तो यही लाइंस जो हैं इसी के डिफरेंट डायमंड शेप के डिफरेंट पॉइंट से ही हम इमर्ज करते हैं, निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल है। आप देख ही रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है। इट रिप्रेजेंट्स मटेरियल और इंफॉर्मेशन एंटरिंग, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में एंटर कर रही है यानी इनपुट, और लीविंग द सिस्टम, जब आप प्रोग्राम को सिस्टम को लीव कर रहे हैं उस समय यानी कि आउटपुट, सच एज कस्टमर ऑर्डर इनपुट की तरह और अ प्रोडक्ट आउटपुट की तरह आप दे सकते थे। जैसे आपने ऑर्डर ले लिया कि भाई एक्सेप्ट करिए रेट और क्वांटिटी, और आप प्राइस कैलकुलेट करके दीजिए, तो रेट और क्वांटिटी लेने के लिए भी आप इस सिंबल का यूज करेंगे। और जब आप लिखेंगे प्रिंट क्वांटिटी प्रिंट प्राइस, तो भी आप इसी सिंबल का यूज करेंगे। फिर एक सिंबल वो अलग सा है, ये जो कि अभी हमने नहीं देखा, ये कनेक्टर सिंबल कहलाता है। वैसे तो देखिए इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम फ्लो चार्ट इतना बड़ा बना रहे हो कि वो एक पेज में एडजस्ट ही ना हो पा रहा हो। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा तब होता है जब आपका प्रोग्राम बहुत लेंदी हो। आप लोगों ने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं और प्रोग्राम बनाते समय बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटा सा प्रोग्राम बना दिया 4-6 लाइन का। शुरू में आपने ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाए थे, फिर आपने क्या किया कि थोड़े बड़े बड़े प्रोग्राम यानी 15-20 लाइन के प्रोग्राम बनाने शुरू किए। और अगर आप लिंक्ड लिस्ट जैसे प्रोग्राम्स को देखें तो आप अच्छा खासा 50-60 लाइन का प्रोग्राम बना रहे हैं। और ये तो तब जब आप बिल्कुल इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो आप एक मतलब अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहे, तब भी आपने देखा है कि प्रोग्राम्स की लेंथ मतलब हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। पर कई बार कॉपी में जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या जिस शीट पे हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं
वो फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो अगले पेज पर चला जाता है। तो जब भी कोई फ्लो चार्ट आपका इतना एक्सटेंड हो जाए कि वो नेक्स्ट पेज पे जाए, तो आपको लास्ट में जहां वो मतलब ब्रेक हो रहा है वहां पे लास्ट में आपको कनेक्टर लगाना है। ये कनेक्टर सिंबल ये बताता है कि आपका फ्लो चार्ट अभी खत्म नहीं हुआ, बट दिस सिंबल विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू नेक्स्ट पेज। दैट मीन्स कि योर फ्लो चार्ट इज कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट पेज। तो कनेक्टर का यूज तभी आप करेंगे जब आपका जो है कोई फ्लो चार्ट बड़ा होता है। कनेक्टर के अंदर करते क्या है कि हम कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए लिख दिया इसके अंदर, तो अगले पेज पर हमारा फ्लो चार्ट जो शुरू होगा उस पर भी सबसे पहले कनेक्टर ही लगा होगा और उसके अंदर भी ए लिखा होगा। या मान लीजिए आपने नंबर लिख दिया, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ 1 लिख दिया, तो अगले पेज पर भी सबसे पहले कनेक्टर लगा होगा और 1 लिखा होगा। तो ये कनेक्टिविटी बताता है कि यहाँ से ये कंटिन्यू हुआ था, यहाँ तो ये ब्रेक हो गया था, और नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप कनेक्टर देखेंगे और सेम अल्फाबेट या सेम डिजिट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कनेक्टर वहीं से कंटिन्यू हुआ है। तो कनेक्टर सिंबल का आप यूज करते हैं। लास्ट में जैसा कि हमने आपको बताया फ्लो लाइंस होती हैं, तो फ्लो लाइन जो होती है वो फ्लो को बताती है, प्रोग्राम के फ्लो को, कि किस स्टेप के बाद आप कौन सी स्टेप ले रहे हो। तो इन फ्लो चार्टिंग एन एरो फ्रॉम वन प्रोसेस स्टेप टू द नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड अ कनेक्टर, अ फ्लो लाइन और सिंपली एन एरो। कनेक्टर भी कहते हैं, फ्लो लाइन भी कहते हैं, एरो भी कहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो फ्लो चार्ट की टर्मिनोलॉजी में उसे फ्लो लाइन ही कहा जाता है। एज द नेम इंडिकेट दे शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्लो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लो लाइन है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, प्रोसेस का फ्लो का डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका प्रोसेस होगा। दिस हेल्प फाइल यूजेस द टर्म्स कनेक्टर एंड फ्लो लाइन इंटरचेंजेबली। यूजुअली लोग कनेक्टर और फ्लो लाइन को इंटरचेंजेबली बोल देते हैं, बट एक्चुअली फ्लो लाइन ही होता है। चलिए, ये तो बात हो गई सिंबल कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं। अब सैंपल फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम। पहला फ्लो चार्ट बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला प्रोग्राम भी जो हम लोगों ने बनाया था, फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर मांगने और उनका सम प्रिंट करना है। तो आपको पता है कि इसमें इनपुट लेना है, यानी आपको जो है पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ेगी। जोड़ना है मतलब आपको लॉजिक के लिए रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, और स्टार्ट एंड तो चाहिए ही चाहिए। इस प्रोग्राम में कहीं भी आपको डायमंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी। इनपुट देना लेना है, आउटपुट देना है और बीच में लॉजिक लगाना है। तो देखिए इस फ्लो चार्ट को अगर हम देखें तो सबसे सिंपल, सबसे पहले हमने ओवल शेप बना दी। ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ओवल देख रहे हैं, और पिल शेप बोलते हैं, जैसे एक दवाई की गोली वाली शेप आपने जो देखी है पिछली स्लाइड में, वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा, स्टार्ट। इसके बाद एक फ्लो लाइन बनाई, और अब यहाँ क्या बनाया हमने, पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको याद है पैरेललोग्राम इनपुट के लिए आप यूज करते हैं। और यहाँ सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो जितना भी इनपुट लेना था आप इसी के अंदर लिख देते कॉमा कॉमा सेपरेटर से। सपोज आपको 5 नंबर लेके एवरेज प्रिंट करना होता तो आप कह देते इनपुट num1 कॉमा num2 कॉमा num3 कॉमा num4 कॉमा num5। इनपुट के लिए आप इसको यूज करेंगे। फिर अब आपको 2 वैल्यू मिल गई, और करना क्या है, सीधे सीधे जोड़ना ही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि सम नाम के वेरिएबल में इन दोनों का सम स्टोर हो जाए। और अब करना क्या है, अब सम आ गया आपके पास, तो सम को आपको प्रिंट करना है, यानी अब फिर आपको आउटपुट देना है। तो एक बार फिर से आपको पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ेगी। पैरेललोग्राम का यूज किया, लिख दिया प्रिंट सम। आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, आप डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। और लास्ट में अब सम प्रिंट हो गया तो आपका काम खत्म, प्रोग्राम खत्म। तो लास्ट में क्या कर दिया, यहाँ पर एंड लिख दिया। आप स्टॉप भी लिख सकते थे, स्टॉप ज्यादा सही लगेगा, एंड ज्यादा सही नहीं लग रहा, लेकिन वैसे आप स्टार्ट एंड कुछ भी, बिगिन स्टॉप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सिंपल फ्लो चार्ट है, 2-3 शेप का ही यूज किया और आपका काम खत्म हो गया। और ये फ्लो लाइन बता रही है कि इसके बाद ये स्टेप होगी, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी और इसके बाद ये होगी। क्योंकि अभी तो सिंपल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ्लो लाइंस रिवर्स डायरेक्शन में भी चलती हैं। माने ऐसा जरूरी नहीं है, शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि फ्लो लाइन तो हमेशा ही ऐसे चलेगी, इसमें क्या बताने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लूप वगैरह यूज करेंगे तो फ्लो लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये बहुत सिंपल सा एक फ्लो चार्ट था। अगला भी बहुत सिंपल है हमारा, हमें देखना है कि इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो देखिए क्वेश्चन को समझते पता चल गया कि इफ मतलब डायमंड, इनपुट लेना है एक नंबर और बताना है कि इवन है या ऑड है, यानी कंडीशन लगाएंगे, उसको चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टू से, और अगर इवन है तो लिखना है कि यस इट इज इवन, नहीं तो बताना है यस इट इज ऑड नंबर। तो आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए स्टार्ट के लिए हमने सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बॉक्स बनाया। अब आपने इनपुट नंबर ए की वैल्यू लेनी है, तो इनपुट नंबर कर दिया पैरेललोग्राम में। आप इनपुट ए एक्सेप्ट ए ये भी लिख सकते थे।
अब नंबर को लेने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, कंडीशन। तो आपने तुरंत डायमंड का बॉक्स बनाया और आपने कहा इफ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ लॉजिक देखिए नहीं लग रहा है, यहाँ डिसीजन लग रहा है, यहाँ कंडीशन। तो कंडीशन के लिए ये लिखा। अब जाहिर सी बात है कि इसकी दो ब्रांचेस होंगी, कंडीशन या तो ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। तो देखिए कहा अगर यस के लिए क्या करना है, एक यस के लिए ब्रांच बना दी और एक बना दी नो के लिए। तो देखिए यहाँ सीधे सीधे चल रही थी, अब दो फ्लो लाइन इसके अंदर से निकल के आ गई है ना, दो ब्रांचेस निकल के आ गई, एक यस के लिए निकली और एक निकली नो के लिए। अगर यस है तो डिस्प्ले, देखिए पिछली फ्लो चार्ट में प्रिंट था, यहाँ क्या है डिस्प्ले, डिस्प्ले इवन नंबर, अगर नो है तो डिस्प्ले ऑड नंबर। अब अगर नंबर मान लीजिए 5 लिया है तो कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, यानी नो। तो यस नो भी लिख सकते थे, ट्रू फॉल्स भी लिख सकते थे। तो फॉल्स के केस में हमारा कौन सा फ्लो लाइन काम करेगा, ये वाला, और क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ऑड नंबर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आए और क्या कह दिया, एंड। यहाँ भी इवन के बाद एंड, देखिए जोड़ना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई फ्लो चार्ट आप बनाते हैं तो आप उसको इनकम्प्लीट या तो एब्रप्टली उसे एंड नहीं कर सकते, कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इवन नंबर के बाद फ्लो चार्ट की फ्लो लाइन ना बनाई होती तो सारा फ्लो चार्ट सही होते हुए भी आपके मार्क्स कट जाते। क्यों, क्योंकि आपने अपने फ्लो चार्ट को इनकम्प्लीट रखा है। तो कहीं से भी कोई भी आपको छोड़नी नहीं है अपनी लूप होल, और हर तरीके की कंडीशन को अप्लाई करके काम करना है। तो ये हमारा इवन और ऑड का फ्लो चार्ट था। अगला हम सैंपल देखते हैं। अब ये देखिए लूप का है एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे क्या करना है, फिबोनाची सीरीज बनानी है, और फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए हमने अपने मन से वैल्यू अज्यूम कर ली है। सभी को लॉजिक याद होगा फिबोनाची सीरीज का, कि दो वेरिएबल लेते हैं, उन्हें अपने मनपसंद किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, लूप चलाते हैं किसी भी स्टेप तक का, और उसके अंदर कंडीशन वैल्यू को ऐड करते चले जाते हैं, और ऐड करते ही वैल्यूज को चेंज करते हैं, और अपडेटेड वैल्यू अगली बार ऐड होती है। तो यहाँ भी वही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट किया रीड नंबर, यानी नंबर ले लिया एक हमने, कि नंबर किस लिए लिया, कितने स्टेप की आपको चाहिए, फिबोनाची सीरीज कितने स्टेप्स के लिए चाहिए। तो नम में मान लीजिए हमने डाल दिया 10, तो इसका मतलब हमें कितने टर्म्स की सीरीज चाहिए, 10 टर्म्स की, यानी 10 स्टेप की वैल्यू प्रिंट होगी। और x और y हमने लिए, और ये देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये इनपुट है हमारा, सॉरी ये प्रोसेस है हमारा, है ना। यहाँ देखिए प्रोसेस है ये, क्योंकि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको। x को हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया, 0 से, और y को कर दिया 1 से। माने हमारी फिबोनाची सीरीज के सबसे पहले दो नंबर क्या होंगे, 0 और 1। उसके बाद अब हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन में हमने क्या किया कि इज नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी नम की वैल्यू x से बड़ी है या बराबर है, और x क्या है, 0, है ना। तो 0 से बड़ी है या बराबर है, यदि है तो क्या करिए, तो z लिया है, उसमें x और y का सम स्टोर कर दिया, यानी z में क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ क्या लिख दिया, प्रिंट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू प्रिंट हो गई, x नहीं होगा यहाँ पे, प्रिंट वैल्यू ऑफ z, ये z की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या करा, x में y की वैल्यू डाली और y में z की वैल्यू डाली। अब ये काम देखिए एक बार तो होना नहीं था, ये काम तब तक होना था जब तक कि नम की वैल्यू तक हम ना पहुंच जाते, यानी 10 बार। तो इसीलिए देखिए इसके बाद फ्लो लाइन आपकी कहाँ गई, यहाँ से सीधे ऊपर चली गई, फिर कंडीशन चेक हुई, और चेक हो रहा है कि क्या नम की वैल्यू x से बड़ी हुई, अगर है तो आप ये काम करते रहिए, यानी 0 से बड़ी है तो करते रहिए। लेकिन जब नो हो जाएगा, यानी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तब क्या होगा, आप स्टॉप करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से फिबोनाची बना सकते हैं। इसके दूसरे तरीके के भी फ्लो चार्ट हो सकते हैं, और भी फ्लो चार्ट बन सकते हैं। अगला है हमारा 3 में से सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम। 3 में से सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करना, यानी आपको पता ही है, पहले को बाकी दो से कंपेयर करेंगे, दूसरे को भी बाकी दो से कंपेयर करेंगे, और तीसरे को बाकी दो से कंपेयर करेंगे। इनफैक्ट हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं कि यदि पहला बाकी दो से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा है, पहला। फिर दूसरी कंडीशन लगाते हैं, यदि दूसरा बाकी दो से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा, नहीं तो तीसरा। बस यही चीज यहाँ पर भी कहनी है। सबसे पहले स्टार्ट किया, रीड 3 नंबर्स, इनपुट 3 नंबर, एक्सेप्ट 3 नंबर, ए बी सी। ए बी सी में तीनों में वैल्यू ले ली। अब सबसे पहले कहा कि क्या ए बड़ा है बी से, यानी पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। यदि हाँ, यस, तो चेक क्या करिए, इज ए ग्रेटर देन सी, क्या पहला बड़ा है तीसरे से। यदि हाँ, तो क्या प्रिंट करिए, ए इज द ग्रेटेस्ट वन नंबर, ए इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ए है, ठीक। इसी तरीके से फिर यहाँ पर मान लीजिए अब
जो है बी सबसे बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर बी सबसे बड़ा है तो ए बड़ा नहीं होगा बी से, तो इसका मतलब यस के बजाय कहाँ जाएंगे, नो पे जाएंगे। और नो पे गए तो उसने फिर चेक किया कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से भी बड़ा है और बी ए से भी बड़ा हो चुका है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बी है। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, अब ये कंडीशन मान लीजिए ट्रू नहीं हुई, तो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। इधर भी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जैसे कि ना तो ए बी से बड़ा था और ना बी सी से बड़ा था, तो कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, सी इज द लार्जेस्ट नंबर। अब आपने सी को सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करा दिया। अगर बी ही बड़ा था, यानी पहली दूसरी कंडीशन सही थी, तो बी सबसे बड़ा नंबर था। और अगर पहली कंडीशन ही सही थी, तो ए ही सबसे बड़ा नंबर था। और इसके बाद में लास्ट में हमने इसको स्टॉप कर लिया। तो देखिए यहाँ पर इसकी दो ब्रांचेस इसकी निकली, फिर ये डायमंड था, इसकी अपनी दो ब्रांचेस निकली, इसकी अपनी दो ब्रांचेस निकली। इस तरीके से काम जो है आपका डायमंड शेप करती है। तो ये आपका हो गया सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करने का। अब ऐसे ही हमें इवन नंबर प्रिंट करने, एक सीरीज प्रिंट करनी है इवन नंबर की 1 से लेके 100 तक। आप सभी को पता है करते क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, या और अंदर आप चेक कर लेते हैं कि इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट आई, और बस खत्म। तो वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं। ये सम ऑफ इवन इंटीजर्स है, सम ऑफ इवन इंटीजर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यू मांग ली, यानी कि हमको n में नम की वैल्यू हमने मांग ली, और हमने लूप कहाँ तक चलाया, फॉर i इज लेस देन नम इंटू 2, यानी नम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक उसके डबल तक ना पहुंच जाए। अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर i हमारा इवन है तो सम में i की वैल्यू जुड़ती चली जाए, है ना। और अगर ये तो तब है जबकि आपका नहीं, मतलब ये इवन है तो करे, है ना। और अगर नहीं है तो क्या करो, तो सीधे बाहर आ जाओ लूप के और सम को प्रिंट कर दो। अगर है तो सम में जुड़ती रहेगी जब सब जुड़ चुकी होगी, और जब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप बाहर निकल जाएंगे लूप से, तब भी सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये सम जितने भी इवन नंबर थे उनका सम प्रिंट करने का फ्लो चार्ट था। तो इस तरीके से देखिए ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का है, सभी को पता है कि आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाना होता है, या नंबर से 1 तक का लूप चलाना होता है। और फैक्टोरियल के लिए जो वेरिएबल आप लेते हैं उसे 1 से इनिशियलाइज करके लूप की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर आके प्रिंट कर देते हैं। बस वही यहाँ भी किया, स्टार्ट किया है। इनपुट डेटा यानी इसमें नंबर की वैल्यू ली, उसके बाद में हम क्या कहें, यहाँ पर हमने कहा i इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, यानी ये दो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने कहा इफ i इज ग्रेटर देन डाटा, यानी ये, तो अगर i की वैल्यू डाटा से बड़ी है तो क्या करिए, अगर है तो आप फैक्टोरियल प्रिंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो क्या करिए, तो आप पहले फॉल्स होने के केस में फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई इंटू फैक्टोरियल, आपको पता ही है f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, और i की वैल्यू +1 करते रहिए, यानी लूप हर बार बढ़े, फिर आइटरेशन हो, फिर यहाँ आए, फिर ऐसा करते रहे कब तक, जब तक कि आपको स्टेप्स ना मिल जाए, यानी उस नंबर तक आप ना पहुंच जाए, और बाहर आकर के आप फैक्टोरियल प्रिंट करा रहे हैं और आप प्रोग्राम को एंड कर दे रहे हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो जिनके फ्लो चार्ट आपको दिखाए, ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से आते थे, सब चीज़ें पता थी। तो यही प्रेजेंटेशन भी हम आपको भेज देंगे, ये भी आप देख लीजिए, और आप लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के फ्लो चार्ट्स आप बनाते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट का हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। बाकी आप सभी लोग देख लीजिएगा, हम आज आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, देख लीजिए, जो जो समस्याएं हो फ्लो चार्ट से लेकर के वो बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, सबके पास हमारा नंबर है, हम एक लिस्ट बना लेंगे और सभी को उसका सॉल्यूशन दे देंगे, जो भी 2-4 फ्लो चार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए सिलेबस तो खत्म हो गया है, अब कल फ्लो चार्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो रखेंगे, और परसों का दिन यानी कि फ्राइडे का दिन हम रखते हैं, जनवरी 2020 का पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे। जिनके पास है वो अपने पास मतलब अच्छा है, नहीं है तो वो डाउनलोड कर लें, और जनवरी 2020 का पेपर सॉल्व करके आप पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, सब सॉल्व करके देखिए और आप बताइए। और भले ही आपको डिस्क्रिप्टिव एक बार लग रहा है कि नहीं जरूरत है, मगर ऑब्जेक्टिव तो कर ही लीजिए और हमें दिखाइएगा। और दिखाइएगा इन द सेंस कि हम आपको बताते जाएंगे कि पेपर हम भी डाउनलोड कर लेंगे,
तो हम आपको सही आंसर बता देंगे कि इसका क्या आंसर है और आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो उससे क्या है कि यदि आपका कोई आंसर गलत होगा तो यू विल गेट टू नो कि आपका कहाँ पे गलती हो रही है, और इस तरह से पीछे चलते हुए हम 2-3 साल के 4 साल के पेपर अपना लगा डालेंगे। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कल वापस से इसी टाइम पर यानी कि 8:30 बजे हम अपनी क्लास अटेंड स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।